हेलो एवरीवन, आज डेट है 24 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि जुआरी ब्रिज को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था तुंगभद्रा डैम को लेकर के, तो तुंगभद्रा डैम से रिलेटेड फैक्ट्स को अगर हम व्यू करें, इस डैम को पंपा सागर के नाम से भी जानते हैं। कुछ अदर फैक्ट्स को अगर हम देखें तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रोट होता है, तो उन एरियाज़ के लिए, उन डिस्ट्रिक्ट के लिए ये जो डैम है वो एक लाइफ लाइन का रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये जो डैम है वो हाइडल पावर एंड फ्लड्स को प्रिवेंट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब बात आती है तुंगभद्रा रिवर की, क्योंकि तुंगभद्रा रिवर के ऊपर ही इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। तुंगभद्रा रिवर जो है वो हमारे इंडिया की, सर्दर्न इंडिया की एक सेकेंड रिवर के रूप में फ्लो होती है। कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वहाँ से फ्लो होती है तुंगभद्रा रिवर। इसका ओरिजिन होता है वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न पार्ट से, और शुरुआती समय में, इनिशियल टाइम में, 2 स्मॉल स्ट्रीम होती हैं, तुंगा एंड भद्रा रिवर। आपस में बाद में जाकर के दोनों स्ट्रीम जो है वो मर्ज होती हैं और फिर तुंगभद्रा रिवर यहाँ पर फ्लो होती है। कुछ इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके नेम आप ध्यान में रखिए, जैसे कि भद्रा रिवर, इसके अलावा हरिद्रा रिवर, वेदावती, तुंगा, वर्धा एंड कुमदावती। ये इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, क्योंकि जब भी हम रिवर को डिस्कस करते हैं उसकी लेफ्ट बैंक, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को लेकर के बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करेगा अपने ग्रेन्स को लेकर के ग्लोबली लेवल पर, उन सभी में अपने जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा ईज कर सकता है। अब थोड़ा सा हम पहले बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता है 24 फरवरी के टाइम से। रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, और उसके बाद में बहुत सारे क्राइसिस जो है वो ग्लोबली लेवल पर देखने पड़े। स्पेसिफिक उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनका एक सरप्लस आप देख लीजिए, या फिर जो भी पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो भी एक तरीके से उन सारे प्रोडक्ट्स को ये दोनों कंट्री जो है वो भेजने का काम करते थे। ओके, जिसमें फर्टिलाइजर्स की बात आ गई, क्रूड ऑयल की बात आ गई, इसके अलावा जो ग्रेन्स है जिसमें स्पेसिफिक वीट का जो प्रोडक्शन है वो इन दोनों कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा होता था और ग्लोबली लेवल पर उसको सेंड किया जाता था। लेकिन अब दोनों कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, काफ़ी ज़्यादा इशू, जिसकी वजह से ये जो भी ट्रेड है वर्ल्ड लेवल पर वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, और इसकी वजह से इन सारी चीज़ों के जो प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिल रहे हैं। अब इंडिया में प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन हुआ है, तो इंडिया ग्रेन्स को भेज सकता है अदर कंट्रीज़ में। कुछ कंट्रीज़ के साथ में डिस्कशन भी हुआ है, और आने वाले टाइम में इस तरीके का जो एक्सपोर्ट है वो और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, स्पेसिफिक जो क्वालिटी होती है, स्टैंडर्ड होता है किसी भी ग्रेन्स का, उसको लेकर के। तो यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हो सकता है इंडिया को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो यहाँ पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो यूएस की प्रेजेंट टाइम में विजिट हैं, आईएमएफ और अदर जो भी ग्रुप्स हैं उनके साथ में उन्होंने डिस्कशन किया। इस टाइम में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो हेड हैं प्रेजेंट टाइम में, नागोजी ओकोंजा-इविलिया डायरेक्टर जनरल जो हैं, उनके साथ में भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको रिजोल्व करने के लिए इंडिया जो है वो अपनी कोशिश कर रहा है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पेसिफिक बात ये बोली कि देखो, प्रेजेंट टाइम में असिस्टेंस की ज़रूरत है। इंडिया में अगर हम देखें तो 111 मिलियन टन्स ऑफ क्रॉप जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है, सरप्लस प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर देखने को मिला है। और जब कुछ टाइम पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यूएस की विजिट पर गए थे 2+2 डायलॉग के लिए, तब भी इन पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हुआ था। इंडिया अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। इंडिया चाहता है कि उनके जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए मार्केट्स की अवेलेबिलिटी हो। इसके अलावा इंडिया ये भी चाहता है कि जो भी हम असिस्टेंस प्रोवाइड करें वो एक मीनिंगफुल वे में इम्प्लीमेंट हो सके। ओके,
तो ये तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ये जो टर्म होती है इंटरनेशनल, नेशनल, इंटर गवर्नमेंटल, ये जो टर्म है ना स्पेसिफिक आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या काम करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के जो भी फैसिलिटीज़ हैं उन सभी को रेगुलेट करने की कोशिश करता है। ये इम्पोर्टेंट इसका वर्क है। गवर्नमेंट क्या करती हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करती हैं टू एस्टेब्लिश, रिवाइज एंड एनफोर्स द रूल्स दैट गवर्न इंटरनेशनल ट्रेड, ताकि इजीली इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो रेगुलेट हो सके। ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको 1 जनवरी 1995 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था मार्केस एग्रीमेंट के थ्रू। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है WTO, इन्होंने 1948 में एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था ट्रेड के लिए ही, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसको रिप्लेस कर दिया था। ओके, तो जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करो उससे रिलेटेड हर बेसिक फैक्ट्स जो है वो आपको रिलेट होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अभी हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में कुछ अटैक देखने को मिले जिसकी वजह से हमारे CISF के एक ऑफिसर की डेथ हो गई और कुछ जो पर्सनल हैं वो वहाँ पर इंजर्ड हो गई। तो इसको लेकर के नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है जिसके चीफ होंगे कुलदीप सिंह, वो जो भी अटैक हुआ जम्मू वाले रीजन में वहाँ पर कोशिश करेगी, जाँच करने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से एंट्री हुई और किस तरीके से टेररिज्म रिलेटेड जो इशू हैं वो क्रिएट हुई। तो NIA से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हम देखते हैं। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 में इसको बनाया गया था। कारण क्या था, 2008 में 26/11 अटैक, बॉम्बे में जो अटैक देखने को मिले थे, उसके बाद में हमारे उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे P चिदम्बरम, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था और पार्लियामेंट में इसको फिर पास भी कर दिया गया। 2008 में काउंटर टेरर एजेंसी के रूप में, इंडिया की प्रीमियर एजेंसी के रूप में फंक्शन करने के लिए NIA को एस्टेब्लिश किया गया था। ये जो एक्ट है 2008 का, वो NIA को एक कंट्री की एक फेडरल एजेंसी के रूप में एस्टेब्लिश करता है। जैसे कि US में FBI है और जो हमारी CBI है उससे मोर पावरफुल तरीके से जो NIA है वो अपना वर्क एस्टेब्लिश और इम्प्लीमेंट करती है। तो ये NIA से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स है। आपका क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि NIA कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 6 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रायसीना डायलॉग को लेकर के है। अजीत डोवाल, यहाँ देखिए एक सेकेंड, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जल्द ही जो रायसीना डायलॉग है, एनुअल रायसीना डायलॉग जो है वो स्टार्ट होगी। इससे पहले हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने इंडियाज फर्स्ट सच कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी चीफ ऑल्सो बीइंग हेल्ड इन द कैपिटल ऑन संडे। उससे पहले ही जो रायसीना डायलॉग जो स्टार्ट होगी उससे पहले अदर कंट्रीज़ के जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी चीफ हैं उन सभी के साथ में हमारे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने मीटिंग की है और ये इस तरीके की फर्स्ट मीटिंग है। अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज़ रायसीना डायलॉग, ये हमें पता होना चाहिए। देखो रायसीना डायलॉग क्या है, रायसीना डायलॉग इंडिया का प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है। पूरे वर्ल्ड में क्या जियो पॉलिटिक्स चल रही है, क्या जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इशू चल रहे हैं, पूरे ग्लोबल कम्युनिटी किस तरीके से इन नए चैलेंजेस को फेस कर रही है, इन सभी को एड्रेस करने के लिए ये रायसीना डायलॉग जो है वो स्टार्ट की गई थी। एवरी ईयर पॉलिटिक्स से रिलेटेड, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी, इन सभी से रिलेटेड जो भी लीडर्स हैं वो न्यू दिल्ली में इकट्ठे होते हैं, गैदर होते हैं और उसके बाद में पूरे वर्ल्ड में जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो भी कंटेम्प्रेरी मैटर्स हैं उनको एक वाइड तरीके से सुना जाता है, उनका जो आंसर्स है वो देने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर ये जो रायसीना डायलॉग है इसको मल्टी स्टेक होल्डर, क्रॉस सेक्टोरल डिस्कशन, इसके अलावा हेड्स ऑफ स्टेट का इन्वॉल्विंग, कैबिनेट मिनिस्टर, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सभी इसमें इन्वॉल्व होते हैं ताकि इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी हर पॉइंट्स के ऊपर जब इसको डिस्कशन किया जाएगा तो सबकी तरफ से कुछ बेस्ट चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी और जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर एस्टेब्लिश होगा। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा होस्ट किया गया इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, और अभी प्रेजेंट टाइम में ये स्टार्ट होने वाली है, एनुअली बेसिस पर ये मीटिंग होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आसाम में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है कि जो आसामीज मुस्लिम हैं वो एक डिस्टिंक्ट इंडिजिनस कम्युनिटी है और इनकी सेंसस को लेकर के
मतलब जब भी इनकी सेंसस कंडक्ट हो उससे रिलेटेड जो डाटा है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट होने चाहिए, क्योंकि इनका सेव करना, इनको प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर इस कमेटी में भी फिर कुछ सब कमेटीज़ बनाई गई ताकि अलग अलग जो डायरेक्टरेट हैं, अलग अलग जो अथॉरिटी हैं, वो यहाँ पर इंक्लूसिव तरीके से जो भी इशू है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, तो कम्युनिटी बेसिस पर एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा स्पेसिफिक तरीके से, और उनको लेकर के जो भी उनके राइट्स हैं उनको सिक्योर करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर ये बताया गया है कि आर्टिकल 333 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविज़न है वो ये बोलता है कि पार्लियामेंट में आसामीज़ मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमें एक एक्ट दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी इंडिजिनस कम्युनिटी के रूप में एस्टेब्लिश है। तो यहाँ पर अब आसामीज़ गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी हमारी सेंसस कंडक्ट होगी उसमें स्पेसिफिक उनके बारे में ध्यान दिया जाएगा। इससे क्या रिजल्ट होगा कि जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उनको लेकर के वो अच्छे से उनको लेकर के इम्प्लीमेंट हो सके। अभी हमने ये देखा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जहांगीरपुरी को लेकर के। जहांगीरपुरी में इशू देखने को मिला कि वहाँ पर कुछ क्लैश हुआ। हालांकि गवर्नमेंट ने ये बोला कि यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट हो रहा है उसको हम खत्म कर रहे हैं, तो क्लैश होता है कम्युनिटीज़ के बीच में। उसके बाद में यहाँ पर अचानक से बुलडोजर का यूज़ करके, जेसीबी का यूज़ करके यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन था उनको ख़त्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को देखा। उन्होंने अपने आंसर्स में ये बोला है कि देखो, एनक्रोचमेंट तो आप नहीं कर सकते, आपको राइट टू लाइफ, लाइवलीहुड जो है वो भी इंटीग्रल पार्ट माना है राइट टू लाइफ का आर्टिकल 19 के अंडर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप राइट टू लाइफ के बेसिस पर कहीं भी किसी पब्लिक प्रॉपर्टी पर एनक्रोच करना शुरू कर दोगे। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज रखे हैं। उन्होंने ये बोला है कि देखो, आप जो भी सड़क के किनारे पर या फिर जो पटरियों पर जो भी इस तरीके की शॉप्स लगाते हैं उनको आप एक इलीगल तरीके से जो एंट्री कर लेते हैं कंट्री में, उनके तरीके से उनको ट्रीट नहीं कर सकते हो। उन्होंने ये बोला कि देखो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना इन पॉइंट्स को रखा कि आर्टिकल 21 जो है उसके अंडर ही उसका एक इंटीग्रल पार्ट है राइट टू लाइवलीहुड। इसके अलावा पहले कुछ केसेस में सुनवाई हुई थी। उन केसेस में 1985 का जो ओल्गा थेलिसा केस है उसमें भी ये बात बोली गई थी कि देखो, फंडामेंटल राइट्स में आता है आपका राइट टू लाइवलीहुड। कोई भी लाइफ में, किसी भी पर्सन की लाइफ में अगर उसकी लाइवलीहुड सही नहीं होगी तो उसके राइट टू लाइफ तो उसको मिल ही नहीं सकता है। इसके अलावा बात की गई आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 में उन्होंने क्रॉस बात ये भी रखी कि आर्टिकल 19 में आपको कहीं भी जाने की, कहीं भी रहने की छूट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी में जाकर के रहने लग जाओगे। ओके, तो दोनों बात उन्होंने यहाँ पर रखने की कोशिश की है कि मीनिंगफुल तरीके से जो भी एनक्रोचमेंट को आपने हटाने का प्रोसीजर रखा उसको एक मीनिंगफुल तरीके से आप उसको क्या करोगे, एस्टेब्लिश करोगे। आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क कीजिए, लेकिन कम से कम उनके जो बेसिक प्रोविजन है वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे। क्योंकि कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया था, जुडिशरी ने ये भी अपनी तरफ से ऑर्डर पास किया था कि स्लमडो, जो भी ये स्लम्स होती हैं, जो भी झुग्गीज़ होती हैं, उनको आप इस तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसी का भी एक अच्छी जगह रहना, एक अच्छे से अपनी लाइफ को सर्वाइव करना, वो उसका एक राइट है और उस राइट को आप स्नैच नहीं कर सकते हो। ओके, तो जब भी आप किसी चीज़ को हटा रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, डिमोलिश कर रहे हो, पहले उसके बेसिक प्रोविजन को अच्छे से स्टडी करो, तभी जा करके उसको एस्टेब्लिश करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली है कि इस तरीके की न्यूज़ स्प्रेड हो रही है कि अप्सा एक्ट को रिमूव करने में या उसको हटाने में सबसे बड़ी परेशानी जो है आर्मी को। आर्मी नहीं चाहती है कि अप्सा एक्ट को हटाया जाए, लेकिन यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ने क्लेरिफाई किया है कि आर्मी का बिल्कुल ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं है कि अप्सा एक्ट को नहीं हटाया जाए। वो अगेंस्ट नहीं है, आर्मी अगेंस्ट नहीं है रिमूवल ऑफ अप्सा को लेकर के। अब यहाँ पर अप्सा जो है वो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो काफ़ी ज़्यादा इशू रहते हैं अप्सा एक्ट की वजह से। अप्सा एक्ट को इसलिए बनाया गया था कि किसी भी एरिया में पीस और स्टेबिलिटी अगर हमें कायम करनी है तो वहाँ पर जो आर्मी है उसको स्पेसिफिक कुछ पावर दी जाए। इस आर्टिकल को वैसे आप, ये जो अप्सा एक्ट है, इसको आप जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो। प्रीलिम्स में भी इसको लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी भी डिस्टर्ब्ड एरिया में अगर हमें पीस और स्टेबिलिटी, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है तो आर्म्ड फोर्सेस को स्पेसिफिक पावर दी जाती है। अब ये डिस्टर्ब्ड एरिया होता क्या है, तो अप्सा एक्ट के सेक्शन 3 के अंडर एक नोटिफिकेशन के बेसिस पर ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया जो है उसको डिक्लेयर किया जाता है। ओके,
डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स, कास्ट और कम्युनिटीज़ के बेसिस पर अगर हम देखें तो इन डिस्प्यूट्स को और ये जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से किसी भी एरिया में कुछ क्लैश क्रिएट हो जाते हैं तो उसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, या तो किसी कंप्लीट स्टेट को या फिर स्टेट का कोई रीजनल पार्ट जो है उसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अप्सा एक्ट 1958 में बनाया गया। 2004 में एक कमेटी बनती है, बीपी जीवन रेड्डी कमेटी, और उन्होंने ये बोला कि ये जो अप्सा एक्ट है इसको रिमूव किया जाना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि यूएपीए एक्ट जो है उसी के अंदर कुछ स्पेसिफिक पावर दी जानी चाहिए। इस तरीके का जो अप्सा एक्ट है उसको रिमूव करने की ज़रूरत है। इसके अलावा सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो है उसने भी अपनी 5th रिपोर्ट में सेम बात रखी कि अप्सा को रिकमेंडेशन उन्होंने दी कि इसको रिपील किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, एक सेकेंड, हाँ, रायसीना डायलॉग अभी हमने डिस्कस किया, उसमें अर्जेंटीना के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, और फॉकलैंड आइलैंड को लेकर के जो इशू है उसके सॉल्यूशन के ऊपर वर्क यहाँ पर डिस्कशन किया जा सकता है। अभी फॉकलैंड आइलैंड क्या है? फॉकलैंड आइलैंड को लेकर के यूके जो है वो क्लेम करता है। जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहाँ पर अर्जेंटीना कंट्री है, और अर्जेंटीना के बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट पर अटलांटिक ओशन में ये जो फॉकलैंड आइलैंड है वो एस्टेब्लिश है। लेकिन इसको कवर करता है कौन? यूके। यूके के अंडर आता है। अर्जेंटीना इसके ऊपर अपना क्लेम करता है, जिसको लेकर के 1982 में पहली बार यहाँ पर क्लैश स्टार्ट हुआ था। अर्जेंटीना ने यहाँ पर अटैक किया फॉकलैंड आइलैंड को अपने अंडर करने के लिए, लेकिन यूके जो है उसको अपना पार्ट बताता है। तो यहाँ पर अर्जेंटीना फॉकलैंड आइलैंड इशू को रिवाइव करने के लिए, इसको डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर जो भी इशू है उसको यहाँ पर रायसीना डायलॉग में डिस्कशन किया जा सकता है। तो फॉकलैंड आइलैंड की जो लोकेशन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो दिल्ली में कोविड का एक नया स्ट्रेन देखने को मिला है। इससे रिलेटेड जो फर्स्ट केस है वो दिल्ली में देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर बेयरफुट कॉलेज ने अपने गोल्डन जुबली को सेलिब्रेट किया है। व्हाट इज़ बेयरफुट कॉलेज? द सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर तिलोनिया। तिलोनिया कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, यहाँ पर जिसको ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बेयरफुट कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, सबसे पहले इसको 50 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो 1972 में इस ऑर्गेनाइजेशन को संजीत बंकर रॉय के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और जो बेयरफुट कॉलेज है has supported rural communities through its initiative in the sector: health, education, water conservation, solar energy, environment, handicrafts revival, communication, empowerment of women। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर इस ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया, और इसमें रूरल कम्युनिटीज़ जो हैं उसने काफ़ी ज़्यादा इसका एक तरीके से प्रमोट करने में या इसको एस्टेब्लिश करने में रोल प्ले किया। अब ये जो तिलोनिया में जो जर्नी स्टार्ट हुई थी बेयरफुट कॉलेज की, उसको लेकर के सेलिब्रेशन किया गया। इसमें राजस्थान के जो सीएम है वो भी प्रेजेंट रहे। यहाँ पर फड जो पेंटिंग है, फड पेंटिंग में क्या होता है, जो भी रिलेटेड जो हिस्ट्री है उसको लिख लिया जाता है, और फिर इसमें कुछ लोग खड़े होकर के उसको स्टडी करते हैं, उसको सुनाते हैं, सभी लोगों को बताते हैं कि ये हमारी जो जर्नी है इस तरीके से रही है। ज़्यादातर यहाँ के जो राजस्थान में लोक देवी देवता जो हैं उनकी पूजा करने के लिए इस तरीके की जो फड है उसको स्टडी की जाती है। फड जो है उसको स्टडी करने का जो प्रोसीजर है, इसको लेकर के कुछ स्पेसिफिक जो कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी जातियाँ होती हैं, कुछ ऐसे कम्युनिटी होती हैं जो स्पेसिफिक यही वर्क करते हैं, जिनको फड़ बाँचना भी बोलते हैं। ओके, तो 50 ईयर्स से रूरल वर्क कर रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पर ये अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स और रूरल कम्युनिटी जो है वो कोऑपरेशन के थ्रू वर्क करें, और जो भी हमारे बेसिक प्रोविजन है उन सभी को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारे जस्टिस BN श्री कृष्णा जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो रेप लॉज हैं उनका प्रेजेंट टाइम में मिसयूज़ किया जा रहा है। गलत तरीके से ये जो लॉज हैं इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए कुछ ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो रशिया को लेकर के है। रशिया ने ये डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, उन्होंने ये प्लानिंग की है कि सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है, जिसको अभी टेस्ट किया गया था, उसको जो न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए कैपेबल है US तक, उसको ऑटम में यहाँ पर क्या किया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा।
इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो अदर कंट्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहती हैं। कंपैरिजन करो हमारे इंडिया के बॉर्डर एरियाज़ में चाइना पाकिस्तान अगर आकर के कुछ एक्टिविटी करने लग जाते हैं, ओके, जिसको लेकर के इंडिया को कंसर्न क्रिएट होने लग जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 साइंस पेज पर। यहाँ पर सबसे पहले तो बताया गया है कि एक स्ट्रगलर स्टार्स जो है वो नॉर्म जो अदर स्टार्स होते हैं उनसे अलग क्यों होता है। ओके, कभी कभी हम देखते हैं कि एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है, एक जगह है और उसमें एक जो स्टार है वो काफ़ी अलग वे में है। कुछ टाइम के बाद में हम देखते हैं कि वो स्टार जो है वो उन ग्रुप से अलग हो जाता है। इस तरीके का मतलब एक तरीके से जो एक्सेंट्रिक पाथ जो है वो यहाँ पर फॉलो किया जाता है। अब फिर दोबारा से कुछ टाइम के बाद में जो स्टार है वो आकर के यहाँ पर मिल जाता है। जब इसका क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश की गई कि क्या कारण है, तो उसका कारण ये है कि एक्स्ट्रा मास। ओके, एक्स्ट्रा मास होने की वजह से ये सारे जो इशू हैं, ये सारी जो एक्टिविटी है वो क्रिएट होती है। यहाँ पर ये बताया गया है कि धीरे धीरे क्या होता है कि एनर्जी, किसी भी स्टार में जो एनर्जी होती है, जैसे कि हम सन की बात करें तो सन में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, हाइड्रोजन हीलियम उसके सेंटर में है। धीरे धीरे उसके आउटर फ्लेयर्स जो हैं वो धीरे धीरे एक्सपेंड होती रहती हैं। फिर एक टाइम के बाद में जो एनर्जी स्लो डाउन होती है तो वो जो है वो एक वाइट ड्वार्फ सन के रूप में एस्टेब्लिश होते लग जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्स के बारे में भी ये बताया गया है कि जैसे जैसे यहाँ की एनर्जी खत्म होती जाती है, ये जो मेन स्टार हैं वो के जो हमारे प्रेजेंट टाइम में सन है, उसी तरीके की अदर स्टार, इनमें एनर्जी जैसे जैसे रिड्यूस होती जाएगी वो एक अदर वे में अपने आप को एस्टेब्लिश करते जाएंगी। यहाँ पर जो एनर्जी जनरेट करने के लिए जो अदर तरीके हैं, ओके, जो हमारे बायोमास है उसका अदर तरीका इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। HIV की नई वैक्सीन लाने के लिए कंप्यूटर मॉडलिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है और इसमें बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो अपना एस्टेब्लिशमेंट भी कर रही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 FAQ पेज पर। आज संडे है और संडे को एडिटोरियल पेज ना आकर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है चाइना ने एक पैक्ट किया है सोलोमन आइलैंड्स के साथ में। 19 अप्रैल को ये बात सामने आई। हालांकि क्या पैक्ट हुआ ये बात सामने नहीं रखी गई है, लेकिन कुछ टाइम पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो रिलीज़ हो गए थे, एक तरीके से रिवील हो गए थे। उन्हीं को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। जैसे ही चाइना ने सोलोमन आइलैंड्स के साथ में अपने रिलेशन एस्टेब्लिश किए, US ने अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो वहाँ पर सेंड करने की कोशिश की है। ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पर कंसर्न क्रिएट किए हैं। ओके, अब इस सिक्योरिटी एग्रीमेंट क्या है, तो इसमें यही बताया गया है कि इसमें जिस तरीके की जो लाइंस रिवील हुई थी उससे पता लगता है कि चाइना से जो सोलोमन आइलैंड्स है वो कभी भी यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमारे यहाँ पर अदर प्रॉब्लम को लेकर, जैसे कोई डिजास्टर है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इन सभी को काउंटर करने के लिए चाइना से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपनी आर्मी को भेज सकते हो। इसके अलावा चाइना यहाँ पर अपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना अपनी आर्मी को यहाँ पर रख सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि देखो चाइना जो है 2017 में चाइना ने इसी तरीके से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो जिबूती कंट्री है वहाँ पर अपना मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश किया था। हालांकि इस कंट्री के लिए चाइना ने क्लियर किया है कि हम अपना कोई मिलिट्री बेस यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, लेकिन जब जिबूती में मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश हुआ था तब चाइना के कुछ स्टेटमेंट सामने आए थे और उन्होंने ये बोला था कि आने वाले टाइम में हम इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, वहाँ पर जो जो हमारे पॉइंट्स हैं उन सभी को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हो सकता है कि उन्हीं के पॉइंट्स के बेसिस पर ये सारी एक्टिविटी को रेगुलर किया जाए। तो यहाँ पर जो अदर कंट्रीज़ हैं उनको कंसर्न है और उसी के बेसिस पर ये जो सिक्योरिटी पैक्ट है उसके लिए बोला जा रहा है, क्योंकि चाइना अपना डोमिनेंस ना सिर्फ इंडियन ओशियन बल्कि यहाँ पर आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हम कंबोडिया की बात करें, वहाँ पर साउथ चाइना सी को काउंटर करने के लिए, गल्फ ऑफ थाईलैंड में भी अपनी एक्सेस बनाने के लिए कंबोडिया में कुछ एस्टेब्लिश कर रहे हैं। इक्वेटोरियल गिनिया जो चाइना का पहला ऐसा पॉइंट होगा अटलांटिक में, वहाँ पर भी डेवलपमेंट कर रहा है चाइना। कराची में पाकिस्तान में एस्टेब्लिश कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो तजिकिस्तान वाले एरिया में भी कुछ अपनी आर्मी पोस्ट वहाँ पर डेवलप की है ताकि अफगानिस्तान के ऊपर उसको व्यू किया जा सके। ओके, तो ये कुछ एक्टिविटी हैं जिससे लगता है कि चाइना आने वाले टाइम में इस तरीके के जो इश्यूज हैं उनको रेगुलर कर सकता है, क्योंकि POK वाले रीजन में कुछ प्रोजेक्ट बनाए जा रहे थे चाइना के द्वारा। वहाँ पर कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ इशू क्रिएट हुआ जिसमें 9 चाइनीज़ वर्कर जो है उनकी डेथ हो गई। तो इसको लेकर के पाकिस्तान के साथ में मिलकर के उन्होंने एक जॉइंट पेट्रोलिंग यहाँ पर की, जिससे ये लगता है कि चाइना जो है
वो अपनी मिलिट्री को या अपनी अब जो आर्मी है, अपनी जो भी डिफेंस सिस्टम है, उन सभी को अवेलेबल करवाता है अगर जिस एरिया में उन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं और यहाँ पर कुछ इशू अगर क्रिएट होता है तो इससे ये लगता है कि चाइना जो है वो सोलोमन आइलैंड्स में भी अपनी मिलिट्री को एक्सपेंड करेगा, वहाँ पर एस्टेब्लिश करेगा। यहाँ पर आर्टिकल है कोविड की एक्सेस डेथ को लेकर के। हमारे इंडिया को कंसर्न है कि कोविड-19 की जो डेथ है उसको लेकर के, इंडिया को लेकर के भी WHO ने बात रखी है कि इंडिया में जितनी डेथ हुई उससे कम शो की गई है। उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों की डेथ हुई थी। अब यहाँ पर ये पता चलता है कि व्हाट इज एक्सेस डेथ। एक्सेस डेथ ये होता है कि जो भी डेथ की जो काउंटिंग है उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें जो रजिस्टर्ड डेथ होती हैं, पेंडेमिक से पहले जो रजिस्टर्ड डेथ थी और पेंडेमिक के दौरान जो रजिस्टर्ड डेथ हैं, उसमें जो डिफरेंस क्रिएट किया गया उनके कैलकुलेटिंग की बेसिस पर। अब प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया ने तो कंसर्न व्यक्त किया है, इंडिया ने एक्सप्रेस किया है कि आपने गलत तरीके से डाटाज लिए हैं, लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ जो है वो काफ़ी कम है। हालांकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर 100% डेथ जो रजिस्ट्रेशन है वो है। कंपैरिजन करें अदर कंट्रीज से तो UK, US, इटली, जर्मनी, ये ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर 100% डेथ का रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन, जिससे मोर्टेलिटी रेट को लेकर के कोई भी इशू जो है वो क्रिएट नहीं होते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में कुछ स्टेट जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गोवा, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, मिजोरम एंड सिक्किम, यहाँ पर तो 100% रजिस्ट्रेशन है, लेकिन अदर स्टेट यूटीज़ वहाँ पर 100% रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसकी वजह से जो हालांकि WHO ने अभी अपनी रिपोर्ट पब्लिश नहीं की है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में ये रिपोर्ट के कुछ पार्ट पब्लिश हुए थे, उनमें ये बताया गया है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखा गया है। जो डेथ संख्या नंबर्स उन्होंने बताए और रियल में जो डेथ हुई है उनमें अगर हम कंपैरिजन करें तो ओके। तो यहाँ पर हमारे अभी भी जो प्रोसीजर है वो काफ़ी स्लो है, अदर कंट्रीज से अभी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से बोला गया है कि हमारे यहाँ पर जो डेथ है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेस हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी कुछ स्टेट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि हमें कोल की अवेलेबिलिटी करवाई जाए, क्योंकि कोल से अभी भी हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अलग अलग स्टेट्स ने अपनी तरफ से कोशिश की है। तो ये कोल क्राइसिस क्या है, इंडिया में एनर्जी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए हमें 55% एनर्जी जो है वो कोल से मिलती है, ऐसे हमारे मिनिस्टर ने बात बोली। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट की अगर हम बात करें, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की है, वो ये बात बोलते हैं कि 2000 से अब तक इंडिया ने अपनी डबल कर दिया है। ओके, एनर्जी यूज जो है वो इंडिया में डबल हो गया है, मतलब पहले कम एनर्जी होती थी। इसका मेजर रीजन हम बात करें ना, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अर्बनाइजेशन में जो हीटिंग की प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा होती है। स्पेसिफिक जो समर वाले टाइम में अगर हम इवनिंग का टाइम देखें, क्योंकि लोग ऑफिस से आते हैं, वापस अपने घर में आते हैं, एयर कंडीशन और किए जाते हैं, जिसकी वजह से अर्बन एरिया में एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, पेंडेमिक के टाइम में आप सभी को पता है कोविड का काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था, तो जो भी हमारी माइंस है उनको बंद कर दिया गया। हालांकि एक प्रोसीजर के तहत धीरे धीरे उसको ओपन किया गया, लेकिन फिर जैसे ही मानसून आ गया, मानसून आने की वजह से जो माइनिंग एक्टिविटी है काफ़ी कम हो जाती है। इसके बाद में ये सारी जो चीज़ें हैं, अब फिर मानसून खत्म हुआ, धीरे धीरे एक्टिविटी स्टार्ट हुई, फिर दोबारा से कोविड की नई वेव आ गई। उसके बाद में जैसे जैसे एक्टिविटी स्टार्ट होगी, समर आ गई। अब समर आ गई तो समर में आप सभी को पता है हमारे जो कंज्यूमर पावर एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। अब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से सारा मिसमैच क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रखी गई है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एस्टिमेशन की अगर हम बात करें तो 2040 तक इंडिया में 40% तक 5% तक एनर्जी का जो ज़्यादा डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अर्बनाइजेशन टाइम के साथ में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। ओके, अब कंजम्पशन पैटर्न की यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया में कंज्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाता है समर टाइम में। तो यहाँ पर क्या करना है, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे इंडिया ने 2070 तक का तो टारगेट लिया ही है कि हम जीरो एमिशन करेंगे। जीरो एमिशन कब करोगे, जब आप रिन्यूएबल एनर्जी या ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ अपने आप को इन्फ्लुएंस करोगे जहाँ से एमिशन काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इतना प्रोडक्शन जो है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी का 2030 तक कर लेंगे, 2040 तक अदर टारगेट्स रखेंगे, 50 तक अदर टारगेट्स रखेंगे, और इन सारों को जब हम कंप्लीट कर लेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड एनर्जी के ऊपर स्पेसिफिक फोकस करेंगे। क्योंकि इंडिया में अगर हम देखें तो गुजरात, राजस्थान, ये रीजन ऐसा है जहाँ पर काफ़ी एक्सट्रीम लेवल की हीट रहती है।
सन की जो वेव्स हैं वो रहती हैं, सन की जो रेज़ हैं वो वहाँ पर अच्छे से हैं, तो वहाँ पर हम सनलाइट का यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे इवनिंग टाइम में आपके साथ सनलाइट नहीं होती, लेकिन जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर इवनिंग टाइम में काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम की जाती है एनर्जी को, तो इन सभी का अल्टरनेट हमें ढूंढना होगा। ये जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है इनको किस तरीके से ग्रिड सिस्टम के तहत हम एस्टेब्लिश करेंगे, इसके लिए भी हमें वर्क किया जाने की ज़रूरत है। इन सारे प्रोसीजर में जब वर्क होगा तभी जा कर के हम कोल और जो भी ऐसे प्रोडक्ट जहाँ से एमिशन ज़्यादा होता है उनको हम रिप्लेस कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से कोल को ख़त्म कर दें और हम जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पहुँच जाएं। पहले हमें रिन्यूएबल एनर्जी के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना होगा, तभी जाकर के हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ 100% क्या कर सकते हैं, रिवाइवल कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर कुछ अदर कंसर्न भी है, जैसे कि अगर हम देखें तो मानसून सीजन में जो सन रेज हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं और इसके अलावा नाइट टाइम में भी सनराइज नहीं होती है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर हम रखेंगे उसमें स्टोर करेंगे तभी तो उसका हम अदर टाइम में जब कम उसका प्रोडक्शन है तो हम उसका यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके का वर्क करना है तभी जाकर के हम कोल को रिप्लेस कर पाएंगे। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।